Hello everyone. Now let's see the second and most important, most complex gland, that is your pituitary gland. सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. यहाँ से एक एमसीक्यू हमेशा आता है, ऐसा समझ के चलो. मैच द फॉलोइंग में देंगे या फिर डायरेक्ट फंक्शन पूछ लेंगे किसी चीज का, या कुछ ना कुछ आपको अराउंड पिट्यूटरी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा. तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. स्टेट बोर्ड के हिसाब से देखें तो लॉग आंसर के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लस एमसीक्यूज के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सीईटी में तो एक आधा एमसीक्यू यहाँ से पूछते एक से दो, एक आधा एमसीक्यू बिल्कुल आएगा. नीट के हिसाब से भी यहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे साथ करो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे, तो आपको लर्न नहीं हो जाएगा कुछ. इसके अंदर रट्टा मारने का भी ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है, मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करते चलो. साइड बाय साइड फोटोज तो आते रहेंगे, उसको ध्यान से देखते चलो. टेक्स्ट बुक में भी कवर करो. आपका ये पार्ट सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. द नेक्स्ट ग्लैंड इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको अपने ब्रेन की सबसे छोटी ग्लैंड है. इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड. सबसे पहले फैक्ट्स इसके बारे में. इट इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके, इन योर बॉडी. इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स gland structurally as well as functionally. Structurally as well as functionally. Structure भी बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका और फंक्शंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स है. ओके, इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ और इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस. इट फॉलोज द ऑर्डर्स ऑफ हाइपोथैलेमस. Therefore, hypothalamus is the boss or the master of pituitary gland, right? But it controls, मतलब pituitary controls other endocrine glands. ये खुद pituitary खुद hypothalamus के कंट्रोल में है, लेकिन pituitary हमारी बॉडी के बाकी endocrine glands को कंट्रोल करने वाला है. Hence, pituitary gland is known as master of endocrine orchestra. हमारी बॉडी में एक ऑर्केस्ट्रा माना गया है पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को. पूरी म्यूजिक निकलती है ना ऑर्केस्ट्रा में जैसे, तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स मिलके फंक्शन करेंगे तो बॉडी एक रिदम में वर्क करेगी. Hence, it is said to be endocrine orchestra. And who is the master of endocrine orchestra? Pituitary is the master. But pituitary का master hypothalamus. So hypothalamus is the master of endocrine, master of pituitary gland, and pituitary is the master of other glands. Okay, इसीलिए pituitary को और क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. pituitary के दूसरे नाम also known as executive officer of hypothalamus. क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है? हाइपोथैलेमस के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करती, वर्किंग में उतारती उसको ऑर्डर्स को. जो भी ऑर्डर हाइपोथैलेमस देगा उन ऑर्डर्स को वो काम पे लगाती. जैसे कंपनी रहती, कोई कंपनी में कैसे मालक अलग लोग रहते, कोई रिलायंस वगैरह कंपनी, उसमें मुकेश अंबानी वगैरह ये जो है दे आर दी ओनर्स ऑफ दैट कंपनी. फिर उनके अंडर में कुछ सीईओ रहेंगे, सीईओ के अंडर में बाकी का स्टाफ रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपका कंपनी का मालिक हो गया पूरी बॉडी का. उसके अंडर में सीईओ कौन रहेगा? आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, और वो बाकी ग्लैंड्स को काम पे लाए. ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलने का इसको. इसी के हिसाब से और भी नाम है उसके, हाइपोफाइसिस. पिट्यूटरी का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं क्योंकि वो हाइपोथैलेमस के नीचे रहती. सो हाइपोफाइसिस या फिर हाइपोफाइसिस सेरेब्री. हाइपोफाइसिस सेरेब्री, CEREBRE, ये अलग अलग नाम है पिट्यूटरी के. Which gland is also known as hypophysis gland? Pituitary. Which is also called hypophysis cerebri? Pituitary. Which is also called master of endocrine glands or master of endocrine orchestra? Pituitary. Coordinator of endocrine orchestra, coordinator of endocrine glands? Pituitary. Executive officer of hypothalamus? Pituitary. ये सारे पिट्यूटरी के नाम है. फैक्ट से आपको एमसीक्यू में पूछेंगे, बिल्कुल याद रखो. ओके, If you are done with this, then let's come to the first point. उसकी लोकेशन अगर आप देखेंगे, so it is located on the ventral side of brain. ब्रेन के कौन से साइड में? वेंट्रल साइड में. जैसे कि आपको पता होगा, दिस इज योर वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी एंड योर बैक साइड इज द डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी. सो आपका ब्रेन है उसके वेंट्रल साइड में, मतलब सामने के हिस्से में. इमेजिन करो आपके कान और नाक
इसको इधर से एक कान से एक लाइन लेके जाओ, नाक से एक लाइन लेके जाओ, तो जहाँ पे क्रॉस होंगी तो वहां पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड बीच में लोकेटेड है। ओके, सो इस तरीके से एकदम ब्रेन के वेंट्रल साइड में, सामने के हिस्से में ब्रेन के पास में लोकेटेड है। आपको साइड में फोटो भी आएंगी लोकेशन की। इट इज लोकेटेड जस्ट, इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ hypothalamus, attached to the floor of hypothalamus by means of a stalk known as infundibulum। आपको फोटो में दिख रहा है इस तरीके से, ऊपर से आपका हाइपोथैलेमस है और फिर एक स्टॉक दिख रहा है गर्दन जैसा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है नीचे। ओके, सो इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ, ये हाइपोथैलेमस है ऊपर का, हमने पिछले लेक्चर में देखा हाइपोथैलेमस, यहाँ पे उसके न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियाई, करेक्ट, राइट। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुप्रा वाला एडीएच सीक्रेट करता, पैरा ऑप्टिक, पैरा ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करता है, ऐसा आपको हिंट दिया था। सो वो न्यूक्लियाई ऊपर है और ये हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के बेस से शुरू होंगी, इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर और बेसल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, देन बाय मींस ऑफ अ स्टॉक नोन एज इनफंडिबुलम, आपको फोटो में दिख रहा है। It is attached, it is present on the ventral side of brain, attached to the floor of hypothalamus. It is present just behind optic chiasma, just behind optic chiasma, behind, पीछे optic chiasma, आपको optic chiasma बोल के एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक्चुअली होता क्या, तो आपके जो ऑप्टिक लोब्स है, उन लोब्स में से दो नर्व्स निकलते हैं, ऑप्टिक नर्व्स, वो नर्व्स इस तरीके से निकल के जाएंगे और एक राइट आई को जाएगा, एक लेफ्ट आई को जाएगा। ऑप्टिक नर्व्स विल क्रॉस लाइक दिस, दे विल फॉर्म द एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज ऑप्टिक चायाज्मा। चायाज्मेटा जैसे रहते सेल डिवीजन में, चायाज्मा मतलब एक्स शेप, तो यहाँ पे भी ऑप्टिक नर्व्स की क्रॉसिंग की वजह से एक स्ट्रक्चर तैयार होता, एक्स शेप का स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड ऑप्टिक चायाज्मा। तो जो ऑप्टिक नर्व्स ऐसे जाके एक इधर जाएंगे, एक इधर जाएंगे, दे विल फॉर्म एक शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑप्टिक चायाज्मा। उसके ठीक पीछे पिट्यूटरी लोकेटेड है, उसके ठीक पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड है। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड ऑप्टिक चायाज्मा, नर्वस सिस्टम में हो जाएगा। ओके, ऑप्टिक चायाज्मा इन अ कैविटी ऑफ, यहाँ पे कैविटी है, स्पिनॉइड बोन, इन अ कैविटी ऑफ, कौन सी बोन, स्पिनॉइड, इट इज द बटरफ्लाई शेप्ड बोन, सिंगल बोन रहती है अपने ब्रेन स्कल में, sphenoid bone, so that cavity is known as sella turcica, also known as Turkish saddle, sella turcica और Turkish saddle। ये एमसीक्यू तो बहुत बार पूछा कि कौन सी कैविटी में, कौन सी बोन में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन दी बोन, एक बोन है अपने स्कल के नीचे बटरफ्लाई शेप की, वो पूरा बेस तैयार करते हैं आपके क्रेनियम का। सो वो जो बोन रहेगी स्कल के बेस में, सो इट इज बटरफ्लाई शेप बोन, उसके यहाँ तक अपने को उसके विंग्स के जैसे ऐसे उसके जो कुछ भी प्रोसेस है वो आए वाले रहेंगे। अंदर एक छोटा सा खड्डा रहता है वो बोन में, स्पिनॉइड बोन में, वो जो कैविटी है उसको बोलने का सेला टर्शिका और टर्किश सैडल। आपको सेला टर्शिका दिया हुआ है बोर्ड में, लेकिन टर्किश सैडल उसका दूसरा नाम है वो कैविटी का। सो उसके अंदर आपकी पिट्यूटरी फिट बैठे वाली। लोकेशन समझ में आए, 4 पॉइंट्स होना चाहिए लोकेशन में। क्या, इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ब्रेन, अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ हाइपोथैलेमस, जस्ट बिहाइंड ऑप्टिक चायाज्मा, जस्ट बिहाइंड ऑप्टिक चायाज्मा। ऑप्टिक नर्व्स विल क्रॉस इन फ्रंट ऑफ पिट्यूटरी, नॉट बैक साइड ऑफ पिट्यूटरी, उसके सामने क्रॉस होंगे। सो पिट्यूटरी पीछे, ऑप्टिक चायाज्मा सामने, जस्ट बिहाइंड ऑप्टिक चायाज्मा, इन अ कैविटी ऑफ स्पिनॉइड बोन, in a cavity of sphenoid bone known as sella turcica or Turkish saddle, sella turcica या Turkish saddle। समझ में लोकेशन। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स, ये आपको एमसीक्यू में पूछेंगे। डॉर्सल साइड में लोकेटेड है बोल देंगे, फ्लोर को नहीं है रूफ को अटैच है बोल देंगे, हाइपोथैलेमस की, गलत हो जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा। आपको वर्ड्स याद रखने, अपोजिट वर्ड्स है, बिहाइंड के बदले इन फ्रंट ऑफ ऑप्टिक चायाज्मा बोल देंगे। अरे पिट्यूटरी पीछे है, ऑप्टिक चायाज्मा सामने। So pituitary is located behind optic chiasm, behind optic chiasm, ऐसा नहीं, pituitary सामने optic chiasm पीछे। पॉइंट समझ आया? Then they are present in the cavity of which bone? Sphenoid bone.
व्हाट इज द नेम ऑफ कैविटी? सेला टर्शिका, बहुत स्पेसिफिक कैविटी है, स्पेशल नेम, ऑल्सो नोन एज टर्किश सैड। ओके, लोकेशन के बाद अगर फिजिकल कुछ चीजें अगर देखनी है उनकी पिट्यूटरी की, तो शेप, साइज, कलर वगैरह देख लेते। सो अगर साइज देखें, पहले तो शेप देखो, तो अभी आपने देखे शेप उसका पी शेप्ड है, वटाने के जैसी छोटी सी है, मटर की तरह, या फिर नट लाइक है, कोई तो भी नट, एक तो छोटा सा नट, ओके, उसके जैसे दिखाई दे रही। साइज अगर देखें तो आपके 10 बाय 3 बाय 6 मिलीमीटर, लगभग 1 से 1.6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर छोटी है, लिटरली वटाने जितनी पी शेप की रहेगी, पी साइज की रहेगी, छोटी सी ग्लैंड, hence it is the smallest endocrine gland in your body. ओके, अगर कलर देखें तो पिंकिश इन कलर, पिंक कलर की रहेंगे, ठीक है। और वेट अगर देखें आपने, सो वेट भी उसका 0.5 to 0.6 ग्राम, बहुत छोटा रहेगा, कम रहेगा, आधे ग्राम की रहेंगी, ठीक है। वेरी स्मॉल इन वेट साइज एंड वेरी स्मॉल वेट, बहुत कम वजन, ठीक है। इसके बाद अगर आप ओरिजिन की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हाइपोथैलेमस इज कंप्लीटली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, वो पूरा नर्वस सिस्टम से बना है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड इज ड्यूअल इन ओरिजिन, ड्यूअल ओरिजिन है। ये एमसीक्यू भी बहुत बार पूछते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पिट्यूटरी? इट इज ड्यूअल इन ओरिजिन, मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में दो अलग अलग लेयर से तैयार होता, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एज वेल एज एंडोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एज वेल एज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। सो पिट्यूटरी का ओरिजिन लिख लो। एंडोडर्मल और एक्टोडर्मल कौन सा है? सो एंडोडर्मल इज योर एंटेरियर पिट्यूटरी एंड एक्टोडर्मल इज योर पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ओके, अब ये क्या है, कैसे, मैं आपको आगे जब पार्ट बताऊंगा तब समझ में आएगा। ओके, फिर भी लेट्स सी कैसे ओरिजिन होता है वो देख ही लेते। पिट्यूटरी ग्लैंड अभी मैं जिस तरीके से ड्रॉ किया, तो एक ये पिट्यूटरी है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे दो पार्ट्स दिखेंगे आपको। दिस इज द एंटेरियर पार्ट, यहाँ पे ऑप्टिक चायज्मा है, दिस इज द एंटेरियर पिट्यूटरी, दिस इज द पोस्टेरियर पिट्यूटरी, anterior part of pituitary gland and posterior part. Anterior part is known as adenohypophysis, adenohypophysis, and the posterior part is known as neurohypophysis. देखो दो हिस्से हैं पिट्यूटरी के। What is hypophysis? It is the another name of pituitary gland. Adeno मतलब सामने का हिस्सा और न्यूरो मतलब पीछे का हिस्सा, ऐसा याद रखो। ओके, नाम से समझ में आ रहा है। न्यूरो मींस इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स दैट आर कमिंग फ्रॉम योर हाइपोथैलेमस, राइट। सो पिट्यूटरी की ग्रोथ कैसे होती? जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता, मदर्स यूटेरस में, जब वूम में जब बेबी ग्रो होता था, सो उसका जो हेड बनता, जब रीजन, सो हेड बनते टाइम उसके जो माउथ पार्ट्स रहेंगे, जैसा हेड जैसा रहेगा, ठीक है, एक स्वेलिंग जैसा रहेगा इस तरीके से। सो उसका जो फेरिंग्स जब डेवलप होगा, उसकी ओरल कैविटी फेरिंग्स, सो फेरिंग्स के एपिथेलियम पीछे की तरफ जाता है, इस तरीके से पाउच तैयार होता, इट इज कॉल्ड राथकेस पाउच। कौन सा पाउच? राथकेस पाउच। इट डेवलप्स फ्रॉम द फेरिंग्स, फेरिंग्स की आउटग्रोथ रहेगा, वो पीछे की तरफ ग्रो होगा इस तरीके से। और ऊपर जो ब्रेन तैयार हो रहा है, उस ब्रेन में से एक नीचे की तरफ एक आउटग्रोथ आती, राथकेस पाउच फेरिंग्स में से अंदर ऊपर की तरफ डेवलप होगा, और ऊपर से हाइपोथैलेमस से एक आउटग्रोथ नीचे आएंगी। सो हाइपोथैलेमस से जो आउटग्रोथ आएंगी, इट विल फॉर्म द न्यूरोहाइपोफाइसिस, एंड द राथकेस पाउच विल ग्रो, इट विल गेट अटैच्ड हियर, वो इसका हिस्सा बन जाएगा, एंड दिस कनेक्शन विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और फिर इसके माउथ वगैरह नीचे ग्रो हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम योर पिट्यूटरी ग्लैंड। सो एडिनोहाइपोफाइसिस डेवलप्स फ्रॉम राथकेस पाउच से डेवलप होगा, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस विल डेवलप फ्रॉम आउटग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस, आउटग्रोथ ऑफ हाइपोथैलेमस। ये इनवर्ड अपवर्ड आउटग्रोथ है राथकेस पाउच का, एडिनोहाइपोफाइसिस, और वो डाउनवर्ड आउटग्रोथ है हाइपोथैलेमस का। एक इधर से जाएगा, एक ऊपर से,
and they will join. There will be a small distance, a cleft, एक गैप रह जाएगा दोनों के बीच में, okay, and that will they will join and they will form the pituitary gland. Okay. अब यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रक्चर से पिट्यूटरी के हिस्से बने. अगर आप गौर करें तो ये न्यूरोहाइपोफाइसिस ब्रेन का हिस्सा हो गया इस प्रकार, और ब्रेन एक्टोडर्मल इन ओरिजिन रहता, तो ये भी फिर कैसा हो गया, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल ओरिजिन हो जाएगा. और फेरिंक्स जो है वो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंडोडर्मल इन ओरिजिन रहता, तो ये भी फिर एक प्रकार से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ही फेरिंक्स का हिस्सा मानेंगे. सो फिर ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है. याद कैसे रखना, ध्यान में आ रहा, ब्रेन से बने वाला न्यूरोहाइपोफाइसिस है तो वो एक्टो याद रखने का, क्योंकि पूरा ब्रेन एक्टोडर्मल रहता, तो न्यूरो न्यूरॉन 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 एक्टोडर्मल, और ये एंडोडर्म. मेसोडर्म डालने का नहीं, मसल बिसल नहीं है ये फेरिंक्स का हिस्सा है. सो रात के स्पाउस बहुत इंपॉर्टेंट ना. ओके, सो ओरिजिन समझ में आया कैसे बने, दो हिस्से समझ में आए पिट्यूटरी के. अपने को अब स्ट्रक्चर में ही जाने का है, उसके पार्ट्स में ही जाने का है. सो लेट्स सी. सो ये ओरिजिन होने के बाद ये की बात करते हैं इसके. देयर आर टू पार्ट्स इन पिट्यूटरी ग्लैंड. पॉइंट नंबर 6, adenohypophysis and neurohypophysis. Okay, adenohypophysis is the anterior part and neurohypophysis is the posterior part. It forms about 75% part and it forms about 25% part of pituitary. ये ज्यादा बड़ा हिस्सा है, वो छोटा सा हिस्सा. Okay, then it is glandular part and it is non-glandular part. ये ग्लैंड्यूलर है, ये नॉन ग्लैंड्यूलर है. ये ग्लैंड्यूलर क्यों? बिकॉज इट विल सीक्रेट हार्मोन्स, इट विल प्रोड्यूस इट्स ओन हार्मोन्स. बट न्यूरोहाइपोफाइसिस इज नॉन ग्लैंड्यूलर, इट विल नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन हार्मोन्स, वो खुद के हार्मोन तैयार नहीं करे. इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, हेंस इट इज नर्वस. मतलब न्यूरॉन से बने वाला है ना, नर्व एंडिंग्स आए वाले ना पे, एक्सोनल एंडिंग्स ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई. यहाँ पे नर्वस नहीं है, इट इज नॉन नर्वस. It is non-nervous. समझ में आया दोनों पार्ट्स में फर्क क्या है? Okay. This part consists of 3 types of cells. इसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स रहते हैं. Okay, सेल्स रहेंगे अंदर पूरे. These cells are acidophils, basophils and chromophores. Chromophores and chromophores. 4 प्रकार के. क्रोमोफोब्स मतलब जिनको कलर फोबिया, उनको कलर नहीं आएगा, कोई भी कलरलेस सेल्स रहेंगे. क्रोमोफोर्स दे विल गिव सम कलर. ओके, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स, वो एसिडिक डाई से स्टेन होंगे, ये बेसिक डाई से स्टेन. दीज एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दी एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स ऑफ योर ब्लड कार्पस्कल. डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स है ग्रैन्युलोसाइट्स, उसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, वो अलग है. डब्ल्यूबीसीज ये अलग टाइप के सेल्स है. दीज विल सीक्रेट हार्मोन्स, दे विल सीक्रेट हार्मोन्स, तो इसके लिए अलग है, वो अलग है. वो डब्ल्यूबीसीज है, वो सोल्जर वोल्जर है, वो इन्फ्लेमेटरी एक्शन, हिस्टामाइन सीक्रेशन करेंगे. ये और वो अलग अलग है, क्लियर कर लो पहले. ओके, दीज आर आल्सो सेल्स बिकॉज दे विल स्टेन विद एसिडिक डाई, बेसिक डाई, तो उसके हिसाब से उनके नाम रखे हुए. ओके, सो they are consisting of these cells. इसके अंदर कोई सेल्स नहीं है, ग्लैंडुलर नहीं है, न्यूरॉन्स ही है, नर्व एंडिंग्स है. आपको एंडिंग्स अगर आप देखेंगे, अपन उनके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले अपन एडिनोहाइपोफिसिस देखते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ दीज सेल्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबेरालिस या ट्यूबरालिस, पार्स इंटरमीडिया. What are the 3 parts of adenohypophysis? Pars distalis, pars tubralis and pars intermedia. आपको बोर्ड के लिए करना ही पड़ेगा, एनसीईआरटी भले ही नहीं है, but please do this. Okay, so pars distalis, tubralis, ये जो पार्ट दिख रहा है, this is the pars tubralis. ये जो पूरा एंटीरियर पार्ट है, this is pars distalis, distal पार्ट, सामने का हिस्सा. और ये जो क्लेफ्ट छोड़ दिया मैंने यहाँ पे, गैप छोड़ दिया, this is pars intermedia. It is a cleft, a space. Okay. Pars tubralis does not secrete any hormone in human body. Pars intermedia will also not secrete any hormone in human body. And pars distalis will secrete 6 hormones in human body. अब इसलिए क्या रख लो, कितने हार्मोन? 6 हार्मोन.
पिट्यूटरी के अपने को जो 6 हार्मोन देखने के, वो 6 के 6 हार्मोन आपका पार्स डिस्टालिस सीक्रेट करने वाला है। ओके, ट्यूबरलिस विल बी नॉट फंक्शनल, इट विल बी ट्यूबुलर पार्ट, and intermedia it will not secrete any hormone in human being, it is non functional in human being, but it will secrete one hormone MSH, melanocyte stimulating hormone, in lower vertebrates like amphibians, isis, etc., and it will be involved in deciding the skin color. It will decide the skin color, that is pigmentation. नाम क्या है? Melanocyte stimulating hormone. It will stimulate skin cells, melanocytes, to synthesize melanin and to give skin color. Melanin is the pigment which imparts skin color. So it will be involved in giving pigmentation or skin color in lower vertebrates. अपनी body में नहीं है. So it will not be secreted in human body. It will be secreted, it will be functional, pars intermedia will be functional only in lower vertebrates. Okay, such as your frog and fish. Okay, amphibians and fish. समझा? अपने में कुछ नहीं, इसके 6 हार्मोन है, कौन से अपन बाद में देखेंगे। पार्ट समझे? एडेनोहाइपोफाइसिस का डिस्क्रिप्शन समझा। ओके, देन इट कम टू न्यूरोहाइपोफाइसिस। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पार्स नर्वोसा, that is the main, this part which you can see here, this is the pars nervosa यहाँ तक का। Then second part is infundibulum and median eminence. Pars nervosa is the main backside part, this part is pars nervosa. Okay, this part here has a swelling. ये जो पूरा पार्ट है यहां से यहां तक मैं राउंड कर रहा हूं, इट इज अ swollen part, it is called median eminence, from where neurons, neurosecretory cells of hypothalamus will enter pars nervosa, and this stalk, ये जो stalk है, this stalk is known as infundibulum. So stalk of pituitary is known as infundibulum. Infundibulum. It is the stalk of pituitary with which it is attached to the hypothalamus. With the help of infundibulum, pituitary is attached to the hypothalamus. समझ में आया क्या है infundibulum stalk? It is the part of non-glandular part, that is neurohypophysis. Okay. यहाँ पे पार्स ट्यूबुलरिस है, ये infundibulum. Actually ट्यूबुलरिस infundibulum भी बड़ा हिस्सा रहता है और उसकी मदद से ही पिट्यूटरी ऊपर अटैच हुआ है. Okay, so it will not secrete any hormone of its own, no hormone of its own, खुद के कोई हार्मोन तैयार नहीं करेगा, but it will release 2 hormones produced by the nuclei of hypothalamus. ऊपर जो हार्मोन तैयार होंगे हाइपोथैलेमस में, आपको मैंने कहा था सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, फोटो में देख लो, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई. सो दे विल सीक्रेट 2 हार्मोन्स, ADH एंड ऑक्सीटोसिन. 2 हार्मोन्स, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन. वी विल सी देयर फंक्शन हियर ओनली, आने वाले पार्ट में. सो दैट 2 हार्मोन्स विल बी actually produced by hypothalamus and they are carried by the neurons. That hormones are carried by the neurons into the neurohypophysis, into the, मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूं आपको समझने के लिए. इस तरीके से यहाँ पे एक्सोनल एंडिंग्स रहेंगे. सो ADH and oxytocin are synthesized by hypothalamus and they are carried by axons and axonal endings into the pars nervosa, and therefore pars nervosa is just a storehouse. It is just the storehouse of the hormones produced by hypothalamus. प्रोडक्शन कहाँ होगा हार्मोन्स का? हाइपोथैलेमस. लेकिन स्टोर कहाँ पे होंगे? पार्स नर्वोसा में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी. समझा? उसके खुद के कोई हार्मोन वो तैयार नहीं करता. फिर वो जो हार्मोन तैयार होंगे वो स्टोर कहाँ होंगे? सो एक्सोनल एंडिंग्स हियर, यहाँ पे जो एक्सोनल एंडिंग्स रहेंगे, अगर आप एक्सोनल एंडिंग्स को गौर करें,
so that axonal endings will be having swollen vesicles. मैंने आपको पहले ही बताया था. These swollen vesicles are called herring bodies or herring corpuscles. So what are herring corpuscles? These are the terminal axonal endings having vesicular part which will store these hormones oxytocin, ADH here. दूसरा न्यूरॉन रहेगा, उसके पास भी हेरिंग बॉडीज दिखाई देंगे. ओके, सो इस तरीके से ADH और ऑक्सीटोसिन विल बी स्टोर्ड इन हेरिंग बॉडीज. दीज आर द टर्मिनल वेसिकुलर एक्सोनल एंडिंग्स हियर. ओके, as well as there are some new cells can be seen which are spindle shaped cells, special cells in the pars nervosa. These are called spindle shaped pituocytes. कौन से साइट्स? Pituocytes. Pituitary के cells pituocytes they will be present. Their shape spindle shape, ऐसे रहेंगे ना, spindle shape. So they are spindle shaped pituocyte cells. They are present in the pars nervosa or the neurohypophysis. They will also help in storage etc. Okay, उनके और भी functions हैं, but leave that. But pituocytes will be present in pars nervosa. समझ में आया स्ट्रक्चर? न्यूरोहाइपोफाइसिस में इतना ही है. 3 लोब्स क्या है उसके? पार्स नर्वोसा, इन्फंटिबुलम. दीज आर द 3 लोब्स. किसके 3 लोब्स क्या है? या 3 पार्ट्स, 3 लोब्स और 3 पार्ट्स. पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरालिस, पार्स इंटरमीडिया. इसके 3 पार्स नर्वोसा, इन्फंटिबुलम एंड मीडियन इमिनेंस. इट इज द अपर swollen part. Infundibulum is the stalk. It is the non-glandular nervous part having neurons or nerve endings of the hypothalamic nuclei containing the herring bodies and pituocytes. Pars distalis is the main anterior part. It secretes 6 hormones in human body. Tubralis is the tubular upper part and intermedia is non-functional, a cleft-like part between tubralis, distalis and nervosa. उन दोनों के बीच में एक गैप है, क्लेफ्ट है यहाँ पे. This is the pars intermedia. It is non-functional in human being, but it secretes MSH in some lower vertebrates like fishes and amphibians, which decide the skin color in them. Okay, tubralis is non-functional. Only distalis will secrete 6 hormones. Nervosa will store 2 hormones, that is oxytocin and ADH. So that's all about the structure of pituitary. पिट्यूटरी का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बोल दे रहा, जो 6 हार्मोन अपने को देखने के उससे रिलेटेड. सो पिट्यूटरी विल कंट्रोल functioning of other glands, other endocrine glands by secreting hormones called tropic hormones. Pituitary के hormones को क्या बोलेगा? Tropic hormones. They are all peptide in nature, मतलब proteinous hormone है. They are peptide hormones or proteinous hormones. What do you mean by tropic hormone? See, the hormone which control या stimulate functioning of other endocrine gland is known as tropic hormone or tropins. पिट्यूटरी के ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स रहेंगे उनको ट्रोपिन्स बोलेंगे, जैसे कि थायरोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिन. तो ट्रोपिन मतलब क्या रहेंगे? ट्रोपिक हार्मोन्स और your peptide hormones. So the hormones which stimulate other glands, other endocrine glands to release something or to stop something. So वो दूसरे ग्लैंड के ऊपर जो एक्शन बताते हैं वो हार्मोन्स को बोलने का ट्रोपिक हार्मोन्स है, ट्रोपिन्स. Okay, so pituitary will secrete tropic hormones or tropins which will regulate or stimulate the functioning of other endocrine glands. So pituitary के 6 और 2 हार्मोन्स, 6 हार्मोन एडिनोहाइपोफाइसिस करेंगे, 2 हार्मोन्स न्यूरोहाइपोफाइसिस. आज लिस्ट कर रहा हूं, वी विल सी देयर फंक्शंस एटसेट्रा इन द नेक्स्ट पार्ट. तो सिर्फ हार्मोन्स याद कर लो कौन से आज. सो आपके एडिनोहाइपोफाइसिस के नीचे लिख लो, इधर एडिनोहाइपोफाइसिस है ना, एडिनोहाइपोफाइसिस और वो न्यूरोहाइपोफाइसिस. इसके 6 हार्मोन्स अपने को कौन से लिखने हैं? द 6 हार्मोन्स आर GH या STH ग्रोथ हार्मोन या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन. दूसरा रहेगा आपका प्रोलैक्टिन, ऑल्सो नोन एज LTH लैक्टोट्रोपिक हार्मोन. तीसरा हार्मोन रहेगा आपका TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फोर्थ वन विल बी ACTH
एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सारे फुल फॉर्म आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। फिफ्थ वन इज योर गोनाडोट्रोपिन, जिसमें दो है तो उसी को मैंने सिक्स्थ वाला मान लिया। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पहले तो फुल फॉर्म देख लो आज के दिन सिर्फ, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, these are collectively called gonadotropins because they work on gonads। इसी तरीके से न्यूरोहाइपोफाइसिस के तो खुद के कोई हार्मोन्स नहीं है, उसके खुद के कोई हार्मोन्स नहीं है, लेकिन ऊपर जो दो तैयार हो रहे हैं वो नीचे आएंगे और फिर वो उनको ब्लड में रिलीज करेगा बाय मींस ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। आपको बताया था हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम क्या रहता है, और फिर ब्लड में डायरेक्टली हार्मोन्स चले जाते हैं। एंड दैट टू हार्मोन्स आर ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन। सो दीज टू आर आल्सो पेप्टाइड हार्मोन्स। ये 6 भी पेप्टाइड हार्मोन्स है, प्रोटीनस हार्मोन्स है, नेचर भी याद रखते हैं, चलो साथ ही साथ याद हो जाएगा। सो दीज 6 एंड दीज 2 हमको इनके फंक्शंस देखने के हैं, रिलीज कहां से होते हैं वो देखना है, इन हार्मोन्स के नाम क्या है, फंक्शंस क्या है, और इनके हाइपर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन से होने वाले डिसऑर्डर्स अपने को देखने के। ओके, सो हियर इट्स डन अबाउट योर पिट्यूटरी, स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी हो गया। अपने को इसके हार्मोन्स, वी विल सी देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एटसेट्रा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।